चलिए, तो मैंने आपको बताया है, देखिए अपन ने पढ़ा था जो आर्तव चक्र चल रहा है, उस आर्तव चक्र में हमने यहाँ पर हार्मोनों को दर्शाया है। कौन कौन से हार्मोन है, यानी पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और अंडाशयी हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रवित हार्मोन मैंने आपको 2-4 साल करोड़ पहले बताया था। पीयूष ग्रंथि के द्वारा यानी 2 हार्मोन निकलते हैं। हाइपोथैलेमस के द्वारा GnRH हार्मोन निकलता है, वो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है, अग्रपाली पर, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी पुटिका प्रेरक हार्मोन, 2 हार्मोन निकलते हैं। ये क्या करता है कि LH हार्मोन है जो पहले दिन से अगर अपन देखे हैं तो इसकी जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और 14वें दिन इसका लेवल सबसे ज़्यादा है। क्लियर, 14वें दिन इसका लेवल सबसे अधिक हो गया, यानी यहाँ पर इसका लेवल सबसे अधिक होने का मतलब है कि यहाँ पर ये करवाता है अंडोत्सर्ग। क्या करवाता है ये? अंडोत्सर्ग। इसलिए देखो यहाँ पर 14वें दिन क्या लिखा हुआ है? अंडोत्सर्ग लिखा है, यानी ये अंडोत्सर्ग प्रावस्था है। क्लियर, यानी 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव चलता है, यानी गर्भाशय का अंत स्तर है वो टूट के बाहर निकलता है। ठीक है, इस समय हार्मोन लेवल डाउन रहता है। 5 दिन के बाद जब 6वें दिन से पुटकीय प्रावस्था प्रारंभ होती है, 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है कि इधर तो LH हार्मोन का लेवल बढ़ता जाता है, FSH हार्मोन का लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन उधर FSH हार्मोन भी वहाँ पर धीरे धीरे फटने लगता है। 14वें दिन दोनों का लेवल है वो थोड़ा अधिक हो जाता है, LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, तो आंख बंद करके सीधा क्या? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर, पूछा जाता है एक क्वेश्चन 1 नंबर के में कि यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, या अंडोत्सर्ग की क्रिया किस हार्मोन के द्वारा की जाती है, तो उसमें सीधा सा LH हार्मोन। ठीक है, अंडोत्सर्ग होने के बाद में फिर इनका लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि काम हो गया उसका, फिर लेवल कम होगा फिर बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से अधिक है, लेकिन 14वें दिन देखो यहाँ 13वें दिन से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्राफियन पुटिका बनती है, ग्राफियन पुटिका से अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग 14वें दिन होगा, उससे पहले ग्राफियन पुटिका बनेगी। 14वें दिन तो फट जाती है, तो उससे पहले जब ग्राफियन पुटिका बनी तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन पुटिका से निकलता है। किससे निकलता है? ग्राफियन पुटिका से निकलता है। क्लियर, इसलिए इसका लेवल है वो 14वें दिन से पहले ही अधिक हो जाता है। क्लियर, अब क्या होता है कि ग्राफियन पुटिका फट जाती है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो जाता है, फिर ये आगे जाकर के चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में। किसमें चेंज हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है ये हार्मोन स्रावित करता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो गया, ग्राफियन पुटिका चेंज हो गई कार्पस ल्यूटियम में। अब एस्ट्रोजन तो स्रावित होगा नहीं, क्योंकि ग्राफियन पुटिका रही नहीं, वो तो कार्पस ल्यूटियम में बदल गई। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना कम हो जाता है। क्लियर, एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब लिंक सेंड कर दो भी, क्लास के दौरान यूट्यूब लिंक का क्या मतलब है? ठीक है, यानी इस समय क्या होगा, ग्राफियन पुटिका का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? ग्राफियन पुटिका नष्ट हो गई, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम, यहाँ पर अब बन गई कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यदि यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो जाती है 14वें दिन से लेकर के 17-18 यानी मैक्सिमम 20 दिन के बीच में अगर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल अधिक बना रहता है। निषेचन की क्रिया हो गई, कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बना रहेगा। यदि निषेचन क्रिया नहीं होती है
निषेचन क्रिया नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये बढ़ा हुआ लेवल LH हार्मोन के लेवल को बढ़ा देगा यहाँ पर, और LH हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पर वहाँ कार्य करेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कम कर देगा। यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, फिर पुटिकाओं का निर्माण चालू, यानी FSH कार्य करना चालू कर देगा। तो FSH कार्य करना देखो यहाँ चालू करेगा तो ये FSH बढ़ने लग गया, तो यहाँ पर FSH बढ़ेगा तो ग्राफियन पुटिका बनेगी, तो फिर यहाँ से क्या होगा, एस्ट्रोजन फिर बढ़ने लगेगा। क्लियर, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको बना दिया यहाँ पर। यहाँ पर देखें आप, जो गर्भाशय का स्तर है, नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, मैंने बनाया गर्भाशय आर्ध प्रावस्था 1 से 5 दिन की है। इस समय क्या होता है, गर्भाशय का जो अंत स्तर है वो विघटित हो रहा है, टूट रहा है, यानी मेस्टोरेटिक साइकिल चल रही है, रजोधर्म हो रहा है, या जिसको अपन मासिक चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव हो रहा है। यहाँ पर रक्त के साथ में अन्य जो पदार्थ है वो सब बाहर निकल रहे हैं, तो यानी यहाँ पर गर्भाशय का अंत स्तर है वो टूट जाएगा, कम हो जाएगा। 5 दिन के बाद में बंद हो जाएगी, 6वें दिन से फिर इसकी मरम्मत चालू हो जाएगी, तो इसका स्तर है वो मजबूत हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। 14वें दिन क्या होगा, अंडोसर्ग होगा। अंडोसर्ग होगा, निषेचन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसका लेवल डाउन होता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया गर्भाशय में। अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर, बोलिए। अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं वो देखते हैं अपन। देखिए यहाँ पर 1 से 5 दिन तक यहाँ पर पुटक कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, 1 से 5 दिन तक ये पुटक कोशिका बनी, प्राथमिक पुटक का निर्माण हो गया। 6वें दिन से फिर उसके बाद में द्वितीयक पुटक बनी, उसके बाद में फिर तृतीयक पुटक बनी। ठीक है, 14वें दिन यहाँ पर क्या था, ये थोड़ा सा पहले किसका पड़ेगा अपन को, इसको अपन तृतीयक पुटक करते हैं, इसको अपन ग्राफियन पुटका कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी द्वितीयक पुटक हो गई और ये हो गई आपकी ग्राफियन पुटक। यहाँ पर क्या होता है, 14वें दिन क्या होता है, यहाँ जो पुटिका है वो फट जाती है, यानी ग्राफियन पुटिका है वो क्या होगी, फट जाएगी। और ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडाणु बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो गया अंडोत्सर्ग। ठीक है, और ये कहलाएगा द्वितीयक अंडक। क्लियर, द्वितीयक अंडक कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ से आगे क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगी। ठीक है, और अगर निषेचन होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर क्या होगा, कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर प्राथमिक पुटक हैं। ठीक है, और ये यहाँ द्वितीयक पुटक बन गई, यहाँ तृतीयक पुटक बनी, और ये क्या है, ग्राफियन पुटक या पुटिका। ठीक है, तृतीयक पुटक में ये अंडक है, ये कौन सा है, द्वितीयक अंडक। क्लियर, या अंडोसर्ग हो गया। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 14वें दिन अंडोसर्ग होगा। ये क्या है, कार्पस ल्यूटियम, और ये क्या है, कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर। ठीक है, इस तरीके से संरचना बनेगी। तो यानी अंडाशय के अंदर ये इस तरीके से परिवर्तन होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 1 से 5 दिन तक पुटकों का निर्माण हुआ, चालू हुआ। 6वें दिन से यहाँ पर यानी जो प्राथमिक पुटक थी उससे द्वितीयक पुटक बन जाएगी। ठीक है, द्वितीयक पुटक के बाद में फिर और निर्माण होगा, तृतीयक पुटक बनेगी। ठीक है, उसके बाद में फिर ग्राफियन पुटक बनेगी। 14वें दिन ग्राफियन पुटिका फट जाती है, अंडोसर्ग हो जाता है, द्वितीयक अंडक बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो संरचना बनती है इसको अपन कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यदि निषेचन होता है तो कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। ठीक है, 9 महीने तक बनी रहेगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेगी। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है।
ठीक है, क्योंकि अगर निषेचन हो गया उसके बाद कार्पस ल्यूटियम है बनी हुई है 15, 20, 25 दिन तक, तो इसका मतलब गर्भधारण हुआ है। अगर नहीं है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकल रहा, लेवल कम है, तो इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो गई, कार्पस एल्बिकेंस में, तो इसका मतलब निषेचन नहीं हुआ है। क्लियर, इस तरीके से होता है और ये आकर के नष्ट हो जाएगी, पुनः ये क्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आ गया समझ में, बना लो, छाप लीजिए। बच्चों को क्लास छूट जाए तो वीडियो देख लो बाद में, फीस का कोई मतलब निकलता नहीं है, सुविधाएं देना ही बेकार है धौलपुर में। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हेडिंग बनाइए आप, आर्तव प्रावस्था। ये जो आर्तव प्रावस्था होती है आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर, यानी 1 से 5 दिन की अवस्था है, ठीक है, 1 से 5 दिन की अवस्था होती है, ठीक है। आर्तव प्रावस्था, इसमें क्या होता है, गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है, यानी जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, तो ये जो गर्भाशय का अंत स्तर है, एंडोमेट्रियम है, ये विघटित होने लगती है, ठीक है, रज रक्त के साथ में बाहर आता है। ये क्रिया 3 से 5 दिन तक चलती रहती है। क्लियर, इसे रजोधर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं। क्लियर, यानी आर्तव प्रावस्था है, ये 1 से 5 दिन की अवस्था होती है। इसमें गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर है यानी एंडोमेट्रियम है, ये विघटित होने लगती है, ठीक है, रज रक्त के साथ में बाहर निकलता है, अंडाणु विघटित हो जाता है और 3 से 5 दिन ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। क्लियर, अब देखिए क्या होता है, मान लो रजोधर्म या ऋतुस्राव नहीं आए, तो रजोधर्म या ऋतुस्राव का न आना गर्भधारण के संकेत देता है। क्लियर, यानी यदि 28 दिन के बाद में रजोधर्म नहीं आता है या ऋतुस्राव नहीं होता है, तो इसका मतलब गर्भधारण हो चुका है। लेकिन आजकल हम इसको 110% सही नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसका कारण दुर्बल स्वास्थ्य और कमजोरी भी होती है, ठीक है, कभी कभी इसका कारण क्या होता है, दुर्बल स्वास्थ्य और कमजोरी भी हो सकती है। तो यानी कहने का मतलब 110% हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि गर्भधारण हो सकता है या हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि दुर्बल स्वास्थ्य हो, कमजोरी हो। आज के टाइम पर अगर बात करें तो भारत में 90% फीमेल ऐसी हैं जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब रहती है। कभी सही समय पर ऋतुस्राव की क्रिया नहीं होती है, कभी लेट हो जाती है, कभी पहले हो जाती है। ये सब हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस किसके कारण होता है? खान पान से और अपनी दिनचर्या से, किस तरीके से दैनिक जीवन में दिनचर्या है, खान पान में क्या अपन खा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन खाते हैं, उसमें भी सब अच्छी तो है नहीं, यूरिया से सब ग्रसित है। पूरा 110% यूरिया पिल रहा है आजकल। इतना यूरिया देते हैं कि आलू को पैदावार बस ज़्यादा हो, एक खेत में 500 कट्टे निकलने चाहिए, यूरिया डाल दे आप। गर्मी इतना देता है कि वो फिर आदमी को आलू ही बना देता है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 3 से 5 दिन की अवस्था है, रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। गर्भधारण का ना आना, ऋतुस्राव का ना आना गर्भधारण के संकेत हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसका कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। लिखिए, पश्चार्तव प्रावस्था या पुटकीय प्रावस्था।
क्लियर। पश्चार्ध प्रावस्था या पुटकी प्रावस्था, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये 6 से 13 दिन तक की अवस्था है। क्लियर। ये आर्तव प्रावस्था के बाद की अवस्था है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्चार्ध प्रावस्था कहते हैं। आर्तव प्रावस्था के बाद की अवस्था है, इसलिए इसे पश्चार्ध प्रावस्था कहते हैं। पुटकीय प्रावस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुटक कोशिकाओं की वृद्धि होती है, पुटक कोशिकाओं की वृद्धि होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुटकीय प्रावस्था कहते हैं। प्राथमिक पुटक बनती है, फिर द्वितीय पुटक बनती है, फिर तृतीयक पुटक बनती है, ग्राफियन पुटक बनती है। तो पुटक कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको पुटकीय प्रावस्था भी कहते हैं। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले गर्भाशय और अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और अंडवाहिनी दोनों की जो क्षतिग्रस्त म्यूकस झिल्ली है, म्यूकस झिल्ली, इसकी मरम्मत होती है। क्लियर। यानी गर्भाशय और अंडवाहिनी की जो क्षतिग्रस्त म्यूकस झिल्ली है उसकी मरम्मत होगी, जो ऋतुस्राव के दौरान टूट गई थी। ठीक है। गर्भाशय का जो अंतः स्तर है ये पुनः बनने लगता है। क्लियर। गर्भाशय का अंतः स्तर है वो एंडोमेट्रियम टूट चुकी थी, वो बनेगी फिर से। अगला है गर्भाशय ग्रंथियों का विकास होता है, यानी गर्भाशय ग्रंथि भी पुनः बनने लग जाती हैं। तो ये है पश्चार्ध प्रावस्था या पुटकीय प्रावस्था। 6 से 13 दिन की अवस्था होती है, आर्ध प्रावस्था के बाद की है, इसलिए इसे पश्चार्ध प्रावस्था कहते हैं। इसमें पुटक कोशिकाओं की वृद्धि होती है, इसलिए इसे पुटकीय प्रावस्था कहते हैं। इसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट नंबर है गर्भाशय और अंडवाहिनी की क्षतिग्रस्त म्यूकस झिल्ली की मरम्मत होती है। सेकंड नंबर है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पुनः बनने लगती है। ठीक है, क्योंकि 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, निषेचन भी हो सकता है, तो फिर से बनेगी। तीसरा है गर्भाशय ग्रंथियों की वृद्धि होती है, यानी गर्भाशय ग्रंथियां भी पुनः विकसित होने लगती हैं। क्लियर। कोई दिक्कत। पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। चलो अंडोत्सर्ग प्रावस्था ले लेते हैं। देखिए मध्य चक्र के दौरान, मध्य चक्र यानी 14वें दिन, 28 दिन का होता है, मेस्टोलिक साइकिल 28 दिन की होती है। तो 14वें दिन यानी मध्य चक्र के दौरान LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसका स्तर सर्वाधिक होता है। 14वें दिन इसका स्तर क्या होगा, सर्वाधिक होगा। यानी 28 दिन के अंदर अगर LH हार्मोन का जो स्तर सबसे अधिक होता है तो वो कौन से दिन होता है, 14वें दिन होता है। क्लियर। और सबसे अधिक स्तर होगा तो ये ग्राफियन पुटिका के फटने को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और जिससे ग्राफियन पुटिका फट जाती है, अंडाणु बाहर आ जाता है। अंडाणु बाहर आ गया, यही क्या कहलाती है, अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये क्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग, यानी अंडाणु बाहर आ जाता है, इसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है, LH हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे LH सर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, LH सर्ज। पूछा जाता है LH सर्ज किसे कहते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है LH सर्ज किसे कहते हैं, कि रय चक्र के दौरान 14वें दिन LH हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होता है, जिसे LH सर्ज कहा जाता है। क्लियर।
LH सर्ज किसे कहते हैं, यानी 14वें दिन रज चक्र के दौरान LH हार्मोन का जो लेवल है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसे LH सर्ज कहा जाता है। ठीक है, ये ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित करेगा। ग्राफियन पुटिका फट जाएगी, अंडाणु बाहर आ जाएगा, ये क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाएगी। ठीक है, अब अंडोत्सर्ग हो गया तो यहां पर मैंने आपको बताया था ये जो ग्राफियन पुटिका है, ये ग्राफियन पुटिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, एस्ट्रोजन। ठीक है, ग्राफियन पुटिका के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ठीक है, और LH हार्मोन के द्वारा क्या किया जाता है, LH हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। पूछा जाए क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो LH हार्मोन के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं LH और FSH दोनों के द्वारा होता है, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि FSH हार्मोन की भूमिका होती है पुटिकाओं के निर्माण में। ठीक है, अंडोत्सर्ग के निर्माण में FSH हार्मोन की कोई भूमिका नहीं है। वो बात अलग है कि वो ग्राफियन पुटिका नहीं बनवाए तो होगा कैसे, लेकिन वो ग्राफियन पुटिका बनवा देगा, LH हार्मोन नहीं निकलेगा तो हो जाएगा अंडोत्सर्ग, नहीं होगा। मेन लीड रोल किसका है, LH हार्मोन का। ग्राफियन पुटिका के फटने को प्रेरित तो LH हार्मोन कर रहा है, तो अंडोत्सर्ग की क्रिया का नियंत्रण भी LH हार्मोन करेगा। क्लियर? ठीक है, तो चलिए लिखिए कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। या पीत प्रावस्था, पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था या पीत प्रावस्था। देखिए, अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद की अवस्था है, अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद की अवस्था है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राफियन पुटिका की कोशिकाएं, जो ग्राफियन पुटिका है उसकी कोशिकाएं बंद संरचना का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, बंद संरचना का निर्माण करती हैं। इस बंद संरचना को कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को पीत भी कहा जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीत प्रावस्था। ठीक है, पीत का निर्माण हो रहा है, यानी कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको पीत प्रावस्था भी कहते हैं। यानी इस अवस्था में कार्पस ल्यूटियम बनती है, यानी पीत बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीत प्रावस्था कहते हैं। क्लियर? तो यानी इसमें बंद संरचना का निर्माण होता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। क्लियर? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय के अंतः स्तर को मजबूत करता है, जिससे यानी मजबूत करेगा और गर्भधारण के लिए तैयार करेगा। क्या करेगा, गर्भधारण के लिए तैयार करेगा। यानी मान लो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, अब निषेचन की क्रिया हो गई, वहां पर क्या हुआ कि गर्भाशय का जो अंतः स्तर है, एंडोमेट्रियम है, वो तैयार नहीं है, गर्भधारण हो गया। तो गर्भधारण क्या होगा, जब युग्मन ऐसे भ्रूण का विकास होगा, गर्भाशय की अंतः स्तर कमजोर हुआ तो गर्भ गिर जाएगा समय से पहले। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो 1 महीने का या 2 महीने का गर्भ है वो गिर जाता है। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि गर्भाशय का जो अंतः स्तर है वो मजबूत नहीं हो पाता, जिससे वो उसको सहन कर सके। ठीक है, जिससे गर्भ गिर जाता है, इसे गर्भपात कहा जाता है। आगे समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए
जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका स्तर अधिक हो जाएगा। ये गर्भाशय के अंदर स्तर को मजबूत करेगा और गर्भधारण के लिए तैयार करेगा। यदि निषेचन क्रिया हो जाती है, निषेचन क्रिया हो गई होने पर ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये स्रावित होता रहता है, ठीक है, स्रावित होता रहता है, कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है। क्लियर? यदि निषेचन क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होगी, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती रहेगी, कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, क्योंकि गर्भाशय के अंदर स्तर को मजबूत करती रहेगी। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पूछा जाए प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो आपके पास में एक ही आंसर होना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो निषेचन से पहले भी निकलता है, ग्राफियन पुटका के द्वारा निकलता है, 14वें दिन से पहले भी होता है, तो उसको अपन नहीं कह सकते, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। अब अपन बात कर लें कि निषेचन ना हो, निषेचन की क्रिया नहीं हो, ठीक है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है वो अधिक होता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अधिक होने पर LH और FSH इन हार्मोन का स्तर गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और LH FSH हार्मोन का स्तर कम होने से ये जो हार्मोन है ये कार्य करते हैं कार्पस ल्यूटियम पर, और कार्पस ल्यूटियम को चेंज करवा देते हैं किसमें? कार्पस एल्बिकेंस में। और कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होते ही ये जो कार्पस एल्बिकेंस है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं करती है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब स्रावित नहीं होगा तो क्या होगा, गर्भाशय का जो अंतः स्तर है ये पुनः विघटित होने लग जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा नहीं, गर्भाशय का अंतः स्तर मजबूत होगा नहीं और ये पुनः विघटित होने लगेगा, क्योंकि LH हार्मोन FSH हार्मोन पुनः फिर वृद्धि करने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्रिया होती है, बार बार एक बार फिर से समझा। देखिए दिख रहा है क्या नीचे? देखें, फर्स्ट अंडोसर्ग प्रावस्था यानी अंडोसर्ग की क्रिया के बाद की अवस्था है, इसलिए इसे फर्स्ट अंडोसर्ग प्रावस्था कहते हैं। इसमें ग्राफियन पुटका की पुटक कोशिकाएं जो है वो बंद संरचना का निर्माण करती हैं, जैसे कार्पस ल्यूटियम या पीत कहा जाता है, पीत का निर्माण होता है इसलिए इसे पीत प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो गर्भाशय के अंदर स्तर को मजबूत करता है और गर्भधारण के लिए तैयार करता है। यदि निषेचन की क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता रहता है, नष्ट नहीं होता है, और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर? ये तो निषेचन हुआ तब की बात है। यदि निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, निषेचन क्रिया नहीं होती है तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अधिक हो जाता है, अधिक होने से LH FSH हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, कम होने से ये कार्पस ल्यूटियम को कार्पस एल्बिकेंस में चेंज करा देता है। ये कार्पस एल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, जिससे गर्भाशय का अंतः स्तर पुनः विघटित होने लगता है और रज चक्री की क्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है, यानी 1 से 5 दिन की अवस्था फिर से प्रारंभ हो जाती है। क्लियर? चलिए लिखिए, देखिए ठीक है, ये अपन ने एक सर्किल बना लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ पढ़ा रहे हैं आप मैथ समझने लग जाओ भाई। देखिए देखिए इधर ध्यान दें, कितने बॉक्स हो गए?
8 हो गए। अब 16 हो जाएंगे। कितने हो गए? फटाफट फटाफट काउंट करो। कितने हुए? सच में कितने हुए? पक्का सही बता रहे हो? कितने हुए? अब कितने हुए? सही बता रहे हो कि नहीं? ज़्यादा तो नहीं हो गए? एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सही बैठ रहा है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ठीक है। वो अपन ने एक एक्स्ट्रा किया था उसमें। देखिए अब अपन इसको एकदम बीच में ले लेते हैं, यहाँ पर और नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये है यहाँ 14वां दिन, ठीक है। 14वां दिन यहाँ तक 14 है, ठीक है। तो 4 दिन ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 क्लियर। ये जो 1 से 5 दिन तक की अवस्था है, मैंने आपको बताया है 1 से 5 दिन तक ये वाली अवस्था, इस अवस्था को क्या कहते हैं? आर्तव प्रावस्था। इसमें क्या क्या होता है वो आपको पता ही है। 1 से 5 दिन तक की जो अवस्था है इसे अपन आर्तव प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। आर्तव प्रावस्था कहा जाता है 1 से 5 दिन की अवस्था है, ठीक है। इसमें गर्भाशय का अंत स्तर विघटित होगा, रज चक्र की क्रिया होगी, ठीक है। जो आंतरिक स्तर है वो रक्त के साथ में योनि से बाहर निकलेगा, क्लियर। अब आगे बात करें अपन 6 से लेकर के 14वें दिन नहीं करेंगे। 6 से लेकर के कितने दिन तक करेंगे? 13 तक। 6 से 13 तक। 14वें दिन तो अलग होगी ना बात। पश्च आर्तव प्रावस्था, क्लियर। 6 से 13 दिन तक की अवस्था है उसको क्या कहते हैं? पश्चार्थ प्रावस्था कहते हैं। गर्भाशय और अंडवाहिनी की जो म्यूकस झिल्ली है उसकी मरम्मत होगी, गर्भाशय का अंत स्तर बनेगा और गर्भाशय की ग्रंथियां बनेंगी, क्लियर। ये इसमें क्लियर हो गए। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, यानी इसमें क्या होगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाएगी 14वें दिन, ठीक है। और 15 से लेकर के 28 दिन तक सबसे बड़ी अवस्था है ये। 15 से लेकर के 28 दिन तक की अवस्था है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये बड़ी इसलिए है क्योंकि इसी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। समझ रहे हो कि नहीं बात को?